Hello dear friends, this is Devashish and I welcome you all to my channel Statistics Curiosity. Today friends, we will discuss about factorial experiment और particularly जो हम discuss करेंगे वो हम करेंगे 2 raised to the power 2 factorial experiment. तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा बेसिक आपको डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पता हो, एटलीस्ट अनोवा टेबल का बेसिक्स पता होना चाहिए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले, ठीक है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक, और नहीं भी होगा तो चलेगा, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. देखिए, हियर वी हैव 2 फैक्टर्स ईच एट 2 लेवल्स सो दैट वी हैव 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस. अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में है क्या. 2 रेज़ टू द पावर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में देखिए, जो हम CRD, RBD, LSD ये जो डिज़ाइन बनाते थे ना, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में, इनमें केवल ट्रीटमेंट्स होते थे, यानी कि फैक्टर्स होते थे, उनका कोई लेवल नहीं होता था. जबकि यहाँ क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का मतलब है 2 फैक्टर्स ईच एट 2 लेवल. ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, 2 फैक्टर्स हैं A और B और हर एक के 2 लेवल हैं. हर एक के 2 लेवल मतलब A के भी 2 लेवल हैं, हाई और लो, और B के भी 2 लेवल हैं, हाई और लो. हाई और लो के अलावा कभी कभी हम बोलते हैं प्रेजेंट और एब्सेंट, या लेवल 1 लेवल 2. ठीक है, और देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को, फिर हम इनकी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 तरह के फर्टिलाइज़र हैं. ठीक है, फर्टिलाइज़र 1 और फर्टिलाइज़र 2, और इन दोनों फर्टिलाइज़र्स को हमें किसी फील्ड में हमने इन फर्टिलाइज़र्स को लगाया और हमें उसकी यील्ड पता करनी है. व्हीट की यील्ड मान लीजिए पता करनी है और उनमें कंपैरिजन करना है. तो अगर केवल फर्टिलाइज़र्स को ही कंपेयर करते हम, तो ये हमारा, अगर ये वन वे एनालिसिस है तो ये CRD डिज़ाइन हो जाती, ठीक है, या फिर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाती. पर अगर मैं कहूँ कि F1 के भी 2 लेवल हैं, लो लेवल और हाई लेवल, और F2 के भी 2 लेवल हैं, लो लेवल और हाई लेवल. लो लेवल हाई लेवल मतलब हो सकता है इनकी क्वांटिटी होती हो सकता है उसमें नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती हो, है ना, इस तरीके से, या फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन होती हो. 2 लेवल, जैसे एग्ज़ाम के लेवल होते हैं ना, थोड़ा सा लो लेवल या हाई लेवल, इस तरीके से कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, इस तरीके से. तो जब आप केवल फैक्टर्स की स्टडी नहीं कर रहे होते, फैक्टर्स के लेवल भी साथ में कंसीडर होते हैं. तो अब मान लीजिए 2 फैक्टर हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2 फैक्टर हैं हमारे पास, एक है फैक्टर A और एक है फैक्टर B. ठीक है, और दोनों फैक्टर्स के क्या हैं, 2 लेवल हैं. A के लेवल को हमने नाम दिया, लो लेवल को A0 और हाई लेवल को A1, और B के लो लेवल को हमने नाम दिया B0 और हाई लेवल को B1. तो अगर आप यहाँ पे स्टडी करो इस चीज़ की, तो आप क्या पाओगे कि कितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं यहाँ पे, A0 B0. ठीक है, यहाँ पे चलो मैं A0 लिख लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A1. A0 B0, A0 B1, A1 B0, A1 B1, यही तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. यानी कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि केवल ट्रीटमेंट्स नहीं होते, ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट के लेवल्स होते हैं अलग अलग. तो A0 B0 का क्या मतलब है, A का भी लो लेवल और B का भी, बोथ फैक्टर A एंड B बोथ एट लो लेवल. ठीक है, A1 B0 का क्या मतलब है, A1 B0 का मतलब है कि A का तो हाई लेवल और B का लो लेवल, या हम दूसरे वर्ड्स में कहें A की प्रेजेंस और B की एब्सेंस, या A का लेवल 1 या B का लेवल 2. ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है इस चीज़ की. ओके, तो A1 B0 का मतलब A का हाई लेवल, B का लो लेवल. A1 B1 का मतलब दोनों का हाई लेवल, और A0 B1 का मतलब B का हाई लेवल, A का लो लेवल. अब इसकी नोटेशन क्या है, A0 B0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, A1 B0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, A0 B1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं B से, और A1 B1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं AB से. याद रखिए ये स्मॉल AB हैं, कैपिटल A और कैपिटल B रिप्रेजेंट कर रहा है फैक्टर को, और स्मॉल a और स्मॉल b रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को. देयर आर दीज 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस. ओके, अब ये
4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस हैं, इन चारों ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को R टाइम्स रेप्लिकेट किया जाता है। R टाइम्स रेप्लिकेट मतलब यहाँ देखिए हमने कहा था 2 फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर 1 फर्टिलाइजर 2, तो कॉम्बिनेशन A0B0 का क्या मतलब है, फर्टिलाइजर 1 का भी लो लेवल और फर्टिलाइजर 2 का भी लो लेवल, यानी कि दोनों फर्टिलाइजर्स के लो लेवल को लिया और फील्ड में अप्लाई कर दिया। कितनी बार अप्लाई किया, देखिए एक बार अप्लाई करोगे तो एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, पर एक ऑब्जर्वेशन से तो स्टडी होती नहीं है, कई बार अप्लाई करना पड़ता है स्टडी करने के लिए। तो A0B0 मतलब दोनों फैक्टर्स का या दोनों फर्टिलाइज़र का लो लेवल लेना और उसको R टाइम्स अप्लाई करना। R की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिनके हमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स चेक करने होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थ्योरी में, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मेन इफ़ेक्ट्स एंड इंटरेक्शन इफ़ेक्ट्स। देखिए मेन इफ़ेक्ट्स और इंटरेक्शन इफ़ेक्ट्स है क्या। देखिए मेन इफ़ेक्ट्स तो होते हैं ए और बी का इफ़ेक्ट हम तैयार करें, चेक करें कि क्या है, यानी कि ए मेन इफ़ेक्ट में, ए के मेन इफ़ेक्ट में ए का तो हाई लेवल होगा, मतलब ए की तो प्रेजेंस होगी और बी की एब्सेंस और प्रेजेंस का डिफरेंस होगा। ऐसे ही बी के मेन इफेक्ट में बी की प्रेजेंस होगी और ए का एब्सेंस और प्रेजेंस का डिफरेंस होगा। बेसिकली ए का मेन इफेक्ट ऑफ ए मतलब ए की उसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और मेन इफेक्ट ऑफ बी मतलब बी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और इंटरेक्शन इफेक्ट का मतलब है ए और बी दोनों की इंपॉर्टेंस है, उसमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, किस पर इफेक्ट, किस पर इफेक्ट, यील्ड पर। यील्ड मतलब क्या है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, यील्ड, टोटल यील्ड चेक कर रहे हैं हम, क्या हो सकता है व्हीट की यील्ड हो, है ना। हम ये फिलहाल एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल लेकर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ नोटेशन देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। लेट वीडियो देखिए पूरी देखिएगा तो ये चीज़ क्लियर समझ में आएगी। अभी कुछ चीज़ें हो सकता है जो आगे चल के ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा पूरा। देखिए इस नोटेशन का ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट याद रखिए, यहाँ ब्रैकेट का बहुत चक्कर है। ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब है टोटल, यानी कि 1 का मतलब ये ब्रैकेट में 1 का मैंने क्या मतलब बताया, 1 का मैंने मतलब बताया यहाँ पे ऊपर देखिए, 1 का हमने मतलब बताया था A0B0 मतलब दोनों ए और बी फैक्टर लो लेवल पे। तो या इस साइन का मतलब है जब ए और बी दोनों फैक्टर लो लेवल पे हों, ऐसे जितने भी आपने ऑब्जर्वेशन लिए जिसमें आपने ए और बी दोनों को लो लेवल पे, यानी कि 1 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, 1 वाला ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया A0B0 वाला, तो उससे जितनी यील्ड आई उन सब का टोटल इस साइन से रिप्रेजेंट होगा। और स्मॉल ए वाला ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए मतलब A1B0, उस वाले ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को लगा के जितनी टोटल यील्ड्स आई वो इस वाले साइन से। इस तरीके से ये सब इनके रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट 1AB में ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो है, आर द टोटल यील्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 1AB रेस्पेक्टिवली। आर यूनिट्स रिसीविंग दीज ट्रीटमेंट्स, वो मैंने ऊपर भी बताया आपको कि आर टाइम्स हमने ट्रीटमेंट्स को अप्लाई किया है। 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है अपने पास, ठीक है। वैसे अगर ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो हमारे पास 2 ही ट्रीटमेंट होते, कौन कौन से, ए और बी, पर क्योंकि ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, इन 2 के 2 लेवल भी हैं, तो हमारे पास हो गए कितने, 4, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टोटल में। टोटल किया हमने और टोटल में जितने ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। तो मीन यील्ड्स क्या हो जाएंगी, टोटल डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो जाएगी मीन यील्ड ऑफ 1। टोटल ऑफ ए डिवाइडेड बाई मीन यील्ड ऑफ ए, टोटल ऑफ बी डिवाइडेड बाई आर मीन यील्ड ऑफ बी। इस तरीके से ये सब क्या हो गई, मीन यील्ड। तो मीन का ये वाला ब्रैकेट है साइन, नोटेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉमन नोटेशन है जो सभी बुक्स में यूज़ होती है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। आगे हम बात कर रहे हैं मेन इफेक्ट्स, जो मैंने ऊपर कहा था ना, ए बी और ए बी, यानी कि ए का अलग से इफेक्ट, बी का अलग से इफेक्ट और ए बी का कंबाइंड इंटरेक्शन इफेक्ट, जिसमें ए बी का इंटरेक्ट करने वाला, यानी कि ए से बी अफेक्टेड होता हो और बी से ए अफेक्टेड होता हो, वो वाला इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास कुछ फॉर्मूले हैं,
ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, अभी मैं इनकी ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि इनको ऑब्टेन करने के कई सारे मेथड हैं। अभी फ़िलहाल आप फॉर्मूला याद रख लिए और उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा क्या है, ठीक है। तो मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए का ये फॉर्मूला है, मेन इफेक्ट ऑफ फैक्टर बी का ये है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है। मैंने ये ट्रिक गुप्ता एंड कपूर बुक से ली है, गुप्ता और कपूर की अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में ये बुक दे रखी है, ठीक है, ये ट्रिक दे रखी है, वहाँ से ली थी मैंने ये। तो देखिए इसमें क्या है, फैक्टर ए के लिए अगर आपको मेन इफेक्ट का फॉर्मूला लिखना है तो ए में से 1 माइनस कर दीजिए और दूसरे में से 1 प्लस कर दीजिए। मान लीजिए 3 होते तो a-1 b+1 c+1 हो जाता। अगर हमें a का निकालना हो, हमें b का निकालना है तो b में से माइनस करेंगे, a में प्लस करेंगे जो है यहाँ पे। और अगर मुझे a b का निकालना हो, अगर मुझे ए बी मतलब ए बी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, अगर मुझे ए बी का निकालना हो इंटरेक्शन इफेक्ट तो मैं ए में से भी 1 माइनस कर दूंगा और बी में से भी 1 माइनस कर दूंगा। क्या ट्रिक है, यानी कि फिर से देख लेते हैं। अगर हमें ए का मेन इफेक्ट लिखना है तो a-1 b+1, बी का मेन इफेक्ट लिखना है तो a तो +1 और b -1, यानी कि जो यहाँ है उसमें से -1। और अगर ए बी का लिखना है इंटरेक्शन इफेक्ट तो दोनों में से -1, ठीक है। और 1/2 1/2 1/2 का मल्टीप्लाई। ओके, ये थे फॉर्मूले। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये जो आपने फॉर्मूले बताए हैं मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट के, ये जो फॉर्मूले आपने डिस्कस करे हैं मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट के, इनका क्या यूज़ है, इनका क्या करना है हमें, ठीक है। तो उसका क्या यूज़ है उसके लिए आपको आगे चल के अब हमें आगे देखना होगा उसको समझने के लिए। जब हम आगे जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ जाओगे तो इसका यूज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इनको कंसिडर कर लो एज ए फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, हमें असल में इनके इस हिस्से का यूज़ करना है अनोवा टेबल बनाने के लिए, ठीक है, वो आप आगे देखेंगे। चलिए, तो ये क्योंकि फॉर्मूलों से कैलकुलेट करना, अब देखिए हमारे पास जब हम रियल लाइफ में डेटा लगाते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, जब हम रियल लाइफ में डेटा लगाते हैं ना तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया A0 B0, A1 B0, A0 B1, A1 B1, यही तो 4 कॉम्बिनेशन थे, 1A B AB, यही तो 4 थे। इन 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशनों को हमें R टाइम्स, कितनी टाइम्स, R टाइम्स अप्लाई करना था। ओके, यही तो बात थी। तो आप देखिए R की वैल्यू मान लीजिए 5 हो तो मैं हर एक ट्रीटमेंट को 5-5 बार लगाऊंगा, मतलब A0 B0 कॉम्बिनेशन को 5-5 बार लगाऊंगा, A1 B0 कॉम्बिनेशन को 5 बार लगाऊंगा, फील्ड में अप्लाई करूंगा। तो इस तरीके से हर एक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के 5-5 ऑब्जर्वेशन मेरे पास हो जाएंगे। 5-5 ऑब्जर्वेशन, 5 कह लो या R कह लो, R की वैल्यू है ये, ठीक, हर एक ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के। ये इस तरीके का हमारे पास न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिकल में हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी होती हैं और बताया होता है कि 1 वाले ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को कितनी बार, जितनी बार 1 वाले को लगाया होगा उतनी ही बार A वाले को, उतनी ही बार B वाली को और उतनी ही बार AB वाले को लगाया होगा। वो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे होते होंगे, वो दे रखे होते हैं। तो हमें देखिए उसके बाद हमें कैसे, हम ये जो हमने अभी मेन इफेक्ट लिखा, फैक्टोरियल इफेक्ट लिखे, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए एक मैथमेटिशियन स्टैटिस्टिशियन थे येट्स, उन्होंने एक मेथड दिया जिसको हमने बोला येट्स मेथड ऑफ कंप्यूटिंग फैक्टोरियल इफेक्ट टोटल। उसकी स्टडी देख लीजिए आप, येट्स मेथड क्या था। तो येट्स ने ये कहा कि साहब हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है 4, कौन कौन से, 1AB AB, जिसमें से मैं फिर से बता दूं 1 का मतलब A0 B0, A का मतलब A1 B0, B का मतलब A0 B1 और AB का मतलब A1 B1। ओके, उन्होंने कहा साहब टोटल यील्ड्स फ्रॉम ऑल रेप्लिकेट्स, टोटल निकाल लो, A0 B0 को जितनी बार किया हुआ है अप्लाई उसको टोटल निकाल लो, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये जो मैंने कहा, मान लीजिए यहाँ पे 1 A0 B0 को अप्लाई करके 5 kg गेहूँ उगते, मान लीजिए गेहूँ है, दूसरी बार जब हम इसको अप्लाई करते तो फिर 5.5 kg उगे, अगली बार हमने अप्लाई किया तो 5.6 kg, इस तरीके से अगली बार 4 kg, इस तरीके से अगली बार 8 kg। तो इन सब का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस रिप्रेजेंट क्या करके कहलाएगा, ये कहलाएगा। ऐसी इन 5 वैल्यूज़ का सम कहलाएगा ये, इन 5 वैल्यूज़ का सम कहलाएगा ये, समझ रहे हैं आप, और इन 5 वैल्यूज़ का सम क्या कहलाएगा ये। ओके,
तो इस तरीके से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको टोटल कर लेंगे हम करस्पॉन्डिंग ईच ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। ओके, तो दिस कॉलम टू इज द टोटल यील्ड फ्रॉम ऑल रेप्लिकेट्स। ठीक है, कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब येट्स ने क्या ट्रिक दिया, एक तो तरीका ये था कि हम ये फॉर्मूला लगाते, अब ये फॉर्मूला लगाना आसान तो है नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, a-1 b+1 का पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो लाइन आएगी फिर उस हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये लंबा मेथड था, ठीक है, वो भी मैं करके दिखा दूंगा एक एग्जाम्पल। फिलहाल येट्स ने क्या करा, ट्रिक क्या बताई वो देखिए। येट्स ने कहा आप ऑब्जर्वेशंस का सम करके लिख लीजिए, 1 वालों का कर लीजिए, a का, b का, ab का। करने के बाद क्या करिए आप, इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को, पहले दो को 1 + a, और उसे यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया। फिर बाद के दो को प्लस कीजिए, b + ab, उन्हें यहाँ लिख लीजिए, लिख लिया। अब दूसरे में से पहला माइनस कीजिए, a-1, और चौथे में से तीसरा माइनस कीजिए, ab-b। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, अभी आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कॉलम 3 हो गया, इनको बोलते हैं सिंपल इफेक्ट, ये जो प्लस करके आए। अब क्या करना है, फिर से वही, पहले दो को प्लस, बाद के दो को प्लस, यहाँ लिख लेना है। पहले दो मतलब 1 + a और b + ab को प्लस करके यहाँ लिख लिया, और a-1 और ab-b को प्लस करके यहाँ लिख लिया। अब इसमें से याद रखना, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, यानी कि b + ab में से 1 + a माइनस किया तो ये लाइन आ गई, और ab-b से a-1 माइनस किया तो ये वाली लाइन आ गई। ये ट्रिक बताई किसने, येट्स ने। अब आप कहोगे भाई इससे तो आसान था वो फॉर्मूला ही, नहीं था आसान। कैसे नहीं था, ये आपको मालूम है, ये क्या मिल गया आपको, ये असल में ये जो मिले हैं कॉलम, ये वाला जो है ना, ये ए का मेन इफेक्ट ही है। कैसे, मैंने आपको देखे, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, ए का 1/2 a-1 b+1, ये बताया। इस कॉलम को इस हिस्से को लेना है हमें, a-1 और b+1, ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, a का b में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ab, a का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आया, a, -1 का b में किया तो -b, और -1 का +1 में किया तो -1, क्या आया, ab + a -b -1। ज़रा चेक करना है इसको, ध्यान देख लीजिए एक बार, ab प्लस का ab, प्लस का a, माइनस का b, माइनस का 1। अब ज़रा देखना a वाले कॉलम में, प्लस का ab, प्लस का a, माइनस का 1, माइनस का b, यही है, प्लस का ab, प्लस का a, माइनस का 1, माइनस का b है यही। तो ये a का मेन इफेक्ट वाला ही कॉलम तो मिल गया हमें, ये येट्स टेबल से यही मिल गया। इस तरीके से ये वाला जो है ये b का मेन इफेक्ट वाला कॉलम है, ये मैंने 5वें नंबर पे यहाँ लिख दिया है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया है। पहले वाले को हम बोलते हैं ग्रैंड टोटल t, दूसरे वाला a का मेन इफेक्ट है, तीसरे वाला b का मेन इफेक्ट है, और चौथा वाला इंटरेक्शन इफेक्ट है ab के। ये तरीका है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। येट्स मेथड जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वैसे कोशिश करूंगा कि एक न्यूमेरिकल भी 2⁻² फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का एक न्यूमेरिकल जिसमें बाकायदा इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया गया हो वो भी मैं कर दूँ। उसके लिए आप एक बार और ये देख लीजिए, ये चीज़ आपको होगा कुछ नहीं, आपको 1 ट्रीटमेंट के ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, 1 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के, A ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, B के, AB, फिर आप इन सबको प्लस करके आपको ये मिल जाएगा, इन सबको प्लस करके आपको ये, इन सबको प्लस करके, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये येट्स टेबल बनानी है। मतलब पहले 2 प्लस करने हैं, फिर बाद के 2 प्लस करने हैं, फिर पहले 2 माइनस करने हैं, फिर बाद के 2 माइनस करने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। इस तरीके से जब ये मिल जाएंगे आपको, ये मेन इफेक्ट मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा A, B और AB, आगे क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होगी अब वो देखिए। ये देखिए, अब हम बात करते हैं, जब हम येट्स टेबल बना लेंगे उसके बाद का काम क्या करेंगे। उसके बाद का काम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ 2⁻² फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो देखिए हमने क्या कहा, कोई भी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट किया जा सकता है CRD, RVD और LSD में। फ़िलहाल हम 2⁻² ये जो हम पढ़ रहे हैं इसे हम किस में कंडक्ट कर रहे हैं, फ़िलहाल हम RVD में कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है A की, B की और AB की, और ये कैपिटल A है, ये स्मॉल नहीं है, ध्यान रखना। और ये हमें कहाँ मिले थे, ये हमें मिले थे येट्स टेबल में, यहाँ ये मिल गया, ये था हमारा A, ये था हमारा B और ये था हमारा AB। और ये कैसे आया ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इनकी ज़रूरत है, ये हमें मिल गए। अब हमें निकालने होते हैं
सम ऑफ स्क्वायर्स। अच्छा, सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसमें मैंने पहले बताया था आपको कि थोड़ी सी आपको अनोवा टेबल की इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आप पढ़ के बैठिए अगर आपको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट समझना है तो, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी समझा दूंगा, मतलब इसके पीछे का हिस्सा भी, ठीक है। फिलहाल ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जिनको डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आता है उनके लिए ये काम का है, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स, और जिनको अभी नहीं मालूम वो देख लीजिए, एज ए फॉर्मूला याद कर लीजिए इसको। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए के लिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर अपॉन 4r। 4r ये कहाँ से आई टर्म, आर तो है नंबर ऑफ रेप्लिकेट, एक हर ट्रीटमेंट को कितनी बार लगाया, 4 का मल्टीप्लाई मतलब 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4r हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाई थी, ये हर एक को हमने 5-5 बार लगाया था, यहाँ पे 5-5 बार, तो 5 × 4, ये तो 5 4 जा 20, तो टोटल 20 ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे यहाँ पे। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4r, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू बी हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4r, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए बी हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन 4r। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस ए स्क्वायर से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस बी स्क्वायर से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस ए बी स्क्वायर से। तीनों सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिए। जब तीनों सम, ये ए बी और ए बी हमें येट्स टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे हम। जब ये हमने निकाल लिया तो अब हमें बनानी होती है इसकी अनोवा टेबल। अब इसकी अनोवा टेबल देख लीजिए, ये अनोवा टेबल है। अनोवा टेबल में पहला कॉलम होता है आपका सोर्स ऑफ वेरिएशन का, जिसमें क्या क्या सोर्स ऑफ वेरिएशन है, एक तो रेप्लिकेट्स हैं, एक फैक्टर ए, एक फैक्टर बी, और एक क्या बोलेंगे इसको, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है ना, ए बी। ओके, तो फैक्टर ए है, बी है और ए बी है, और एक एरर टर्म होती है और एक टोटल वेरिएशन होता है। सोर्स ऑफ वेरिएशन ये इतने कॉलम हैं, ठीक। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम 1 माइनस करते हैं इन जनरल, डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली निकालने के लिए। तो रेप्लिकेट्स कितने थे अपने पास, r रेप्लिकेट्स थे, तो r-1 तो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका, ब्लॉक का। अब मैं बात करता हूँ इन तीनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 1 1 है, ये कैसे आया, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए टोटल ये इन जनरल बच्चे याद कर लेते हैं, पर आप थोड़ा सा इसको समझिए स्टूडेंट्स, तो ये आपको आसानी हो जाएगी। देखिए टोटल हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन थे 4, कौन कौन से, 1 ए बी और ए बी। तो 4 - 1 टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अपने पास कितने थे, टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन थे अपने पास 4, 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए ट्रीटमेंट वाले हिस्से की। तो फिलहाल ट्रीटमेंट वाले 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों 1 1 1 इन तीनों ट्रीटमेंट को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब आप कहेंगे यहाँ पे आपने 1 वाला क्यों नहीं लिया, 1 का मेन इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो दोनों की एब्सेंस है। मेन इफेक्ट केवल 3 के होते हैं, ए का, बी का और ए बी का इंटरेक्शन इफेक्ट होता है, ठीक है, 3 ये इफेक्ट होते हैं केवल। तो 4 - 1 टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 1 1 तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये r - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई रेप्लिकेट की, 1 1 1, तो टोटल कितनी हो गई ये, 1 और 1 2। अच्छा अभी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, टोटल ऑब्जर्वेशन थे 4r, ये कैसे आए मैंने पीछे बता दिया, 4r - 1, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4r - 1, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 4r - 1। और रेप्लिकेट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, r - 1। ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1, बी की भी 1 और ए बी की भी 1। अब एरर की निकालनी है मुझे, मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये 1 से 1 कट गया, ये 1 और 1 2, r + 2 को इधर ले आए तो ये क्या आएगा, माइनस का r माइनस का 2, और इधर ये 4r - 1। इसको आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 4r -1 और माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, और 4r में से r गए तो ये हो जाएगा 3r। यही तो हुआ, 3 कॉमन आ गया, 3r - 1। ये किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, आपकी एरर की। देखिए जरा क्या है एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3r - 1। ओके, तो ये आपको रटनी नहीं है, आपको इजी है, 1 माइनस रख लिखना होता है। तो रेप्लिकेट्स r है तो r की डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई r - 1, ए की 1, बी की 1, सी की, ए बी की 1, ये कैसे आई मैंने बता दिया आपको। इनको प्लस किया और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर दिया, तो आपको मिल जाएगी किसकी, एरर की। सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमने ऊपर फॉर्मूला बता ही दिया है, ठीक है, सारे सम ऑफ स्क्वायर्स हो गए, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है, जिनको डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में जिन्होंने पढ़ा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको लिए आप देख लीजिए। टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है रॉ सम ऑफ स्क्वायर माइनस CF, ठीक है। तो
अच्छा, मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है? मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है सम ऑफ स्क्वायर जो भी है करस्पॉन्डिंग डिवाइडेड बाई उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर का। तो अगर हमें निकालना है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेट, तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रेप्लिकेट डिवाइडेड बाई उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसी मीन सम ऑफ स्क्वायर ए, सम ऑफ स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई उसकी डिग्री ऑफ, तो ऐसे स्क्वायर ही रह जाएगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ये एस बी स्क्वायर ही रह जाएगा, ये एस ए बी स्क्वायर ही रह जाएगा। ये आप ये सारे मीन सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिए। अब एफ रेशियो का फॉर्मूला होता है जिस भी चीज़ का एफ रेशियो निकालना है उस फैक्टर का मीन सम ऑफ स्क्वायर और नीचे एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर। जिस भी फैक्टर का मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है वो, और एफ रेशियो निकालना है वो, उसका मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर। यानी कि अगर आपको रेप्लिकेट्स का या ब्लॉक का निकालना है एफ रेशियो, तो रेप्लिकेट्स का मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरर का। ऐसे ही आपको निकालना है एफ रेशियो ड्यू टू ए, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए अपॉन एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर। इस तरीके से आपकी ये हो गई आपकी अनोवा टेबल। और इस एफ रेशियो से जो वैल्यूज़ मिलती है उससे हम अपना रिजल्ट देते हैं, हाइपोथेसिस बताते हैं, एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाएगा इसके। तो आपको मुझे लगता है थ्योरी आई होप कि आपको समझ में आई होगी। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, 2⁻² फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का एक न्यूमेरिकल भी, जिसमें हम ये जो पूरी थ्योरी मैंने बताई है इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना दूंगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो मैं उसको भी ज़रूर बताऊँगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।